नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है पेरिस शांति सम्मेलन, जो कि 1919 में हुआ। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक शांति सम्मेलन रखा गया कि जिससे विश्व में शांति हो, परंतु इसमें सिर्फ अपने आर्थिक हित ही सामने आए हर एक देशों के। जिसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए, जो कि इतिहास भी है उसका, उसमें देखा जाए तो दो बड़े आदमियों का नाम आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जो कि आदर्शवादी थे, और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लीमेंशु, जो यथार्थवादी थे। आइए इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्थायी रूप से शांति के लिए पेरिस में 1919 में सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में न तो रूस को आमंत्रित किया गया, न ही पराजित राष्ट्रों को। तो इससे फायदा किसका था? सिर्फ उनका जो बड़े राष्ट्र थे, जिनकी विजय हुई थी। सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या अत्यधिक थी, अतः निर्णय लेने की समस्या बन गई। इसलिए एक परिषद बनाई गई, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के प्रमुख थे। अतः इन्हें बिग फोर भी कहा गया। किंतु जब इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो ने असंतुष्ट होकर सम्मेलन छोड़ दिया, तो शेष तीन ही सम्मेलन में प्रभावी रहे। इस तरह निर्णय लेने में राष्ट्रों का स्वार्थ प्रमुख हो गया। पेरिस के वातावरण में प्रतिशोध एवं जर्मनी के प्रति घृणा की भावना मौजूद थी। ऐसे में शांति संधि की संभावना कम हो गई। सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को नहीं बुलाया गया, अतः इससे बहुत सी कठिनाइयाँ बढ़ी। युद्ध का उत्तरदायित्व एवं क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करना भी एक समस्या थी। राष्ट्रों के प्रति निर्णय खुले रूप से लिए जाए अथवा गुप्त रूप से, यह एक समस्या ही थी। आइए अब इनके नेतृत्वकर्ता एवं राष्ट्रों का स्वार्थ देखते हैं कि क्या क्या थे इनके स्वार्थ। सबसे पहले एक बात की जाए तो अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय आदर्शवादी कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके कुछ प्रमुख बिंदु मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सभी निर्णय संधियाँ खुले रूप में की जाएंगी। पराजित राष्ट्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जबकि हुआ भी, ये भेदभाव तो दबा के हुआ। फिर है, सभी राष्ट्र निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाएंगे, जैसे कि फ्री ट्रेड जैसे कॉन्सेप्ट सामने आए थे। मानव कल्याण एवं शांति के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाएगी और एल्सेस लोरेन क्षेत्र फ्रांस को वापस कर दिया जाएगा। वस्तुतः अमेरिका का स्वार्थ यूरोप में अपना व्यापारिक हितों की पूर्ति करना था, तथा इसलिए वह आदर्शवादी घोषणा के माध्यम से सभी यूरोपीय राज्यों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। अब आते हैं ब्रिटेन पर। ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज का एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। इसने अपना ध्यान इंग्लैंड के एक विशाल साम्राज्य और व्यावसायिक हितों को पूरा करने पर केंद्रित किया। इसने सम्मेलन में अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए निर्णयों का समर्थन किया। साथ ही यह भी ध्यान रखा कि फ्रांस इतना शक्तिशाली न हो जाए कि शक्ति संतुलन ही बिगड़ जाए। इसलिए उसने बड़ी कुशलता से क्लीमेंशो के उग्र व विल्सन के आदर्शवादी नीति के बीच संतुलन स्थापित किया। इसी क्रम में उसने जहां जर्मनी के प्रति वर्साई की संधि प्रावधानों का निर्माण किया, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का सदस्य बनकर उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के देखरेख का अधिकार प्राप्त अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति की। दरअसल यूरोप में वह स्थायी शांति की तरफ कम, वह अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति में ज़्यादा लगा रहा। अब आते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस का क्या स्वार्थ था? फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंशो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय को अपनी आंखों से देखा तथा अतः वह जर्मनी से बदला लेना चाहता था। वह न केवल अपने एल्सेस लोरेंस क्षेत्र पर अधिकार चाहता था, बल्कि जर्मनी को प्रादेशिक, सैनिक एवं आर्थिक दृष्टि से शक्तिहीन कर देना चाहता था और इस माध्यम से फ्रांस का गौरव बढ़ाना चाहता था। दरअसल क्लीमेंशो को यूरोप की जटिल स्थितियों का ज्ञान था, इसलिए वह चाहता था कि वह जर्मनी को इतना कमज़ोर बना दिया जाना चाहिए कि वह कभी भविष्य में फ्रांस के लिए खतरा न बन सके। इस प्रकार वह अतीत की क्षतिपूर्ति व भविष्य की सुरक्षा चाहता था। इसलिए वह सम्मेलन में जर्मनी के प्रति आक्रामक रहा और सम्मेलन में उसके यथार्थवाद दृष्टिकोण की ही प्रभावी सिद्ध हुआ। अब आते हैं इटली पर। इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। वस्तुतः एकीकरण के पश्चात इटली बिस्मार्क की कूटनीतिक संधि प्रणाली के तहत जर्मनी के गुट में शामिल था, किंतु 1915 के लंदन की गुप्त संधि के तहत इंग्लैंड ने उसे प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल किया। इटली की मांग थी कि एड्रियाटिक सागर पर मौजूद फ्यूम नगर बंदरगाह पर उसका नियंत्रण हो।
अल्बानिया क्षेत्र पर नियंत्रण हो, जर्मनी उपनिवेशों पर उसका अधिकार हो। किंतु सम्मेलन में उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, अतः उसे सम्मेलन छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इस तरह इटली जीत कर भी हार गया। इस तरह पेरिस शांति सम्मेलन में निर्णय लेने वाले राष्ट्रों के सिद्धांत और नेताओं का व्यक्तित्व आपस में टकरा रहा था। इन राष्ट्रों की इच्छा स्वार्थ पूर्ति तक ही रही। यही कारण था कि पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात जर्मनी व इटली जैसे राष्ट्र असंतुष्ट रहे। इसी क्रम में उन्होंने विश्व शांति भंग कर अपने स्वार्थ पूर्ति का प्रयास किया। आइए अब कुछ और संधियों के बारे में जानते हैं। जो कि बात की जाए, पराजित राष्ट्रों के साथ सेंट जर्मनी संधि हुई, जिसके तहत उसके क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया। उससे बोस्निया हार्जेगोविना आदि क्षेत्र प्रदेशों को लेकर सर्बिया को दे दिया गया। साथ ही उसके कुछ क्षेत्रों को अलग कर चेकोस्लोवाकिया राज्य की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया पर रोक लगाई गई कि वह जर्मनी के साथ वह कोई राजनीतिक संधि नहीं करेगा। दूसरा, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई, जिसके तहत उसके कुछ क्षेत्र यूनान एवं यूगोस्लाविया को दिया गया। हंगरी के साथ ट्रियोना की संधि हुई और उसके कुछ क्षेत्रों को लेकर रोमानिया को दे दिया गया। तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई, जिसके तहत मिस्र, सूडान, फिलिस्तीन, मोरक्को, अरब, सीरिया आदि क्षेत्र तुर्की साम्राज्य से अलग कर दिए गए। इनमें सीरिया फ्रांस को तथा फिलीपीन एवं इराक इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई। आइए वर्साई की संधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसके भागों में देखते हैं तो प्रादेशिक प्रावधान है। जर्मनी के एल्सस लोरेंस क्षेत्र लेकर उसे फ्रांस को वापस कर दिया गया। दूसरा, उत्तरी स्लेस्विग डेनमार्क को दिया गया। जर्मन प्रदेश मर्सनेट यूपेन बेल्जियम को दिया गया और मेमल बंदरगाह लुथविनिया को दिया गया। जर्मनी का खनिज संसाधन संपन्न सार घाटी क्षेत्र फ्रांस के अधीन कर दिया गया और कहा गया कि 15 वर्ष के पश्चात इस क्षेत्र के संदर्भ में यह निर्णय लिया जाएगा कि यह जर्मनी के अधीन रहेगा या फ्रांस के अधीन रहेगा। यदि यह जर्मनी के साथ गया तो वह इस क्षेत्र की कीमत फ्रांस को अदा करेगा। जर्मनी के डॉजिंग नगर बंदरगाह पर पोलैंड को विशेष अधिकार दिया गया और पोलैंड को समुद्र तक का रास्ता देने के लिए जर्मन प्रदेशों में से एक गलियारा बनाया गया। जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए गए। उन्हें राष्ट्रसंघ के अधीन मैंडेट सिस्टम, जिसे मैंडेट व्यवस्था भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाए तो संरक्षण व्यवस्था के तहत रखा गया। मैंडेट व्यवस्था के तहत यह कहा गया कि यह राष्ट्रसंघ का दायित्व है कि वह पराजित राष्ट्रों से छीने गए उपनिवेशों की उन्नति एवं विकास की व्यवस्था करे तथा उन्हें स्वशासन के योग्य बनाए। राष्ट्रसंघ ने इस उत्तरदायित्व को निभाने का कार्य मित्र राष्ट्रों को सौंपा, जिसमें ब्रिटेन व फ्रांस प्रमुख थे। अतः इस व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ ब्रिटेन व फ्रांस को मिला। वस्तुतः अफ्रीका के जर्मन उपनिवेशों तथा तुर्की साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण हुआ। इस दृष्टि से मैंडेट व्यवस्था, जिसे संरक्षण व्यवस्था भी कह सकते हैं, साम्राज्यवाद का एक नवीन रूप बन गई। दूसरे पर आते हैं, जो कि वर्साई की संधि का है, वो है सैनिक प्रावधान। इस प्रावधान के तहत जर्मनी की थल सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। अनिवार्य सैनिक सेना समाप्त कर दी गई। वायुसेना बिल्कुल खत्म कर दी गई। दूसरा, जर्मन नौसेना में अधिक से अधिक 15,000 सैनिक रखे जा सकते थे, किंतु उसके द्वारा पनडुब्बियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी का निशस्त्रीकरण करने के लिए एक आयोग बना, जिसका खर्च जर्मनी ही देगा। तीसरा, आर्थिक प्रावधान। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित किया गया और उस पर युद्ध हर्जाने के रूप में $5 अरब की राशि आरोपित की गई। जर्मनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके उपनिवेशों में लगी जर्मन पूंजी को जब्त कर लिया गया। जर्मनी से कहा गया कि वह अगले 10 वर्ष तक फ्रांस को 70 लाख टन तथा बेल्जियम 80 लाख टन कोयले की आपूर्ति प्रतिवर्ष करेगा। इस तरह वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। आइए अब वर्साई की संधि का मूल्यांकन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक टॉपिक बना ले तो आरोपित संधि लग रही है ये। वर्साई की संधि जर्मनी पर आरोपित की गई। इसमें जर्मनी प्रतिनिधियों की सहमति व असहमति का कोई स्थान था ही नहीं। संधि के संदर्भ में जर्मन आपत्तियों को सुनने का कोई अवसर नहीं था। वस्तुतः जर्मनी को इसमें बुलाया ही नहीं गया, बल्कि मित्र राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन में संधि प्रावधानों का निर्माण कर
जर्मन प्रतिनिधियों को इस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया। इस दृष्टि से यह संधि आरोपित संधि के रूप में भी जानी जाती है। दूसरा, विश्वघाती संधि। विल्सन यानी कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कहा गया कि वह बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी तथा क्षेत्रीय बंटवारा करते हुए जनता की इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। जर्मन क्षेत्रों का बंटवारा जन इच्छाओं के अनुरूप नहीं रहा और मनमाने रूप से उसके क्षेत्र बांट दिए गए। डार्जिलिंग नगर पर पोलैंड को अधिकार दे दिया गया और सार घाटी फ्रांस के अधीन कर दी गई। इस तरह सैनिक व आर्थिक प्रावधान जर्मनी के साथ विश्वासघात को प्रमाणित करते हैं। तीसरा, इसको देखा जाए तो प्रतिशोधात्मक संधि भी कह सकते हैं। वर्साई की संधि के प्रावधान फ्रांस के प्रतिशोध की भावना को प्रमाणित करते हैं। वस्तुतः फ्रांस सेडान युद्ध में हुई अपनी पराजय तथा अपमान का बदला लेना चाहता था, अतः वह इस संधि के माध्यम से जर्मनी प्रादेशिक सैनिक एवं आर्थिक शक्ति को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व केवल जर्मनी पर डालना भी अनुचित था। इसी तरह निशस्त्रीकरण केवल पराजित राज्यों विशेषकर जर्मनी पर लागू किया गया की दृष्टि से यह संधि फ्रांस के स्वार्थ को पूरा करने वाली दिखाई देती है। युद्ध विराम संधि। वर्साई संधि यूरोप में स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सकी और संधि के 20 वर्षों पश्चात ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। वस्तुतः वर्साई संधि के अपमानजनक प्रावधानों में जर्मन राष्ट्रवाद को आहत किया और इस अपमान का बदला लेने के लिए जर्मन जनता के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी शासन, जिसे नाजीवाद शासन भी कहा जाता है, की स्थापना हुई, जिसने वर्साई की संधि प्रावधानों को तोड़ते हुए शस्त्रीयकरण पर बल दिया व विस्तारवादी नीति लागू की। इसी क्रम में विभिन्न राज्यों क्षेत्रों पर हमला करते हुए जब पोलैंड पर हमला किया तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इस तरह 1919 में ही मित्र राष्ट्रों के सेनापति ही मार्शल पोंज द्वारा कहा गया कि यह कथन सही साबित हुआ कि वर्साई की संधि 20 वर्षों का युद्ध विराम है। इस तरह निष्कर्ष की बात की जाए, अगर हम इन सब का पूरा देखा जाए कि पेरिस की शांति सम्मेलन से क्या हुआ, हासिल तो कुछ नहीं हुआ। देखा जाए तो सब कुछ आरोपित जर्मनी पर किया गया और इस सम्मेलन ने एक तानाशाह को जन्म दिया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की आधारशिला रख दी और इसी वजह से 20 वर्षों पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।